हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एआईबी के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फास्टली वीडियो को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्या आंसर है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही आप सभी कैंडिडेट से जो अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ ए फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का सबसे पहला पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? क्या ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है, या फैमिली रिलेशनशिप से गवर्न होता है, या उनको गवर्न करता है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को देखता है, ओवरसी करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैमिली लॉ की, तो फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, उनके बारे में ये बात करता है। इसलिए जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। फैमिली लॉ प्रिलिमिनरी डील विद द फैमिली रिलेटेड इश्यूज एंड डोमेस्टिक रिलेशन इंक्लूडेड मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी एंड अडॉप्शन। यानी कि फैमिली में होने वाले हर तरीके के मसले को फैमिली लॉ जो है डील करती है। बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइपिकली ए ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स। तो अडल्ट्री ग्राउंड है, बिल्कुल है। सेक्शन 13 हमारी बताती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की डिजर्शन ग्राउंड है, एब्यूज़ करना ग्राउंड है, और स्मॉल फाइट इश्यूज़ इसको जो है ग्राउंड नहीं माना जाता, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े तो परिवार के अंदर होते रहते हैं। अगर उस पर भी हम उसको ग्राउंड मानते हुए डिवोर्स दे दें तो डिवोर्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और फैमिली कम चलेगी। तो यही कहा गया है। वाइल स्मॉल इश्यूज फाइट कैन इम्पैक्ट ए मैरिटल रिलेशन, इनका प्रभाव तो पड़ता है जो ये लड़ाई होती है, बट ये डिवोर्स का ग्राउंड जो है नहीं बन सकता। इट इज़ नॉट कॉमनली रिकॉग्नाइज एज ए फॉर्मल ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द लीगल टर्म फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट वन स्पाउस पे टू अनदर आफ्टर सेपरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड कस्टडी, दूसरा है एलिमनीज, तीसरा है स्पाउशियल मेंटेनेंस, चौथा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर दो टर्म्स जो हैं हमें कॉमन दिख रही है, क्योंकि सेपरेशन के बाद जो है मेंटेनेंस क्लेम की जाती है, वाइफ क्लेम करती है, उसे हम एलिमनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है हमारा एलिमनी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलिमनीज और स्पाउशियल मेंटेनेंस रेफर टू फाइनेंशियल सपोर्ट अवॉर्डेड टू ए स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और ए डिवोर्स। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन चाइल्ड कस्टडी केस what is the standard used to determine the best interest of the child। यानी कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा चाइल्ड कस्टडी के केस में, यह बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शंस क्या कह रहा है कि बेस्ट फाइनेंशियल आउटकम, चाइल्ड प्रेफरेंस, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी एंड पेरेंटल विशेस। तो यहाँ पर बच्चे की स्टेबिलिटी को देखा जाता है, बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, कोर्ट टाइपिकली यूज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। विच प्रायोरिटाइज द
चाइल्ड सेफ्टी स्टेबिलिटी ओवरऑल वेलबींग, यानी कि बच्चे के भले के बारे में यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि विच लीगल डॉक्यूमेंट टाइपिकली फॉर्मलाइज ए मैरिज। कौन सा है ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, प्री न्यूप्शल एग्रीमेंट है, न्यूप्शल एग्रीमेंट है, एफिडेविट है या फिर डिवोर्स डिग्री है। तो यहाँ पर जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है माना जाता है। प्री न्यूप्शल एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट से पूर्व होने वाला एग्रीमेंट जिसमें कि एसेट से रिलेटेड बातें ध्यान में रखी जाती हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ए मैरिज सर्टिफिकेट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉग्नाइज द मैरिज and is required for legal recognition। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी फोकस ऑफ ए चाइल्ड सपोर्ट लॉ। क्या ये नॉन कस्टडियल पेरेंट्स को पनिश करता है या फिर चाइल्ड की फाइनेंशियल नीड को मीट करने को इंश्योर करता है या फिर ये जो पेरेंट का मिला जुला शेयर है उसको प्रमोट करता है या फिर एडॉप्शन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं चाइल्ड सपोर्ट लॉ के बारे में, तो ये बच्चे के फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करने पर ध्यान देता है कि बच्चे को वेलबींग दिया जाए, बच्चे की सेफ्टी स्टेबिलिटी इसको ध्यान में जो है रखा जाए। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि चाइल्ड सपोर्ट लॉ एम टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल नीड ऑफ ए चिल्ड्रन आर मीट आफ्टर पेरेंट्स सेपरेट और डिवोर्स। यानी कि पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, अब कौन उसकी फाइनेंशियली कैपेसिटी को देखेगा, ये ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। क्या दोनों मिलकर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या जिसको कस्टडी दी है वही उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच टाइप ऑफ कस्टडी अरेंजमेंट डू बोथ पेरेंट्स शेयर लीगल एंड फिजिकल कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड? क्या सोल कस्टडी होगी, जॉइंट कस्टडी होगी और हमारा थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट कस्टडी होगी या फिर टेम्पररी कस्टडी होगी? तो हमारा जो जॉइंट कस्टडी है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि पेरेंटल शेयर्स की बात हो रही है दोनों का, तो दोनों मिलकर जॉइंटली कस्टडी अगर लेते हैं तो जॉइंटली वो यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन जो है बच्चे के फेवर में बनाएंगे। जॉइंट कस्टडी अलाउ बोथ पेरेंट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द चाइल्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। कि अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज ए प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट टाइपिकली कवर? चाइल्ड कस्टडी अरेंजमेंट, डिवीज़न ऑफ एसेट इन द इवेंट ऑफ ए डिवोर्स, फ्यूचर इनकमिंग प्रोजेक्शंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग। तो इसका सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि डिवीज़न ऑफ एसेट इन द इवेंट ऑफ डिवोर्स। यानी कि जब डिवोर्स हो रहा है उससे पहले ही यह निर्धारित कर दिया जाता है प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट के द्वारा कि क्या एसेट जो है किसके पास जो है होंगे, कितने एसेट किसको दिए जाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट जर्नली आउटकम हाउ एसेट विल बी डिवाइडेड इफ़ मैरिज एंड, अगर मैरिज ख़त्म हो रही है तो जितने भी एसेट हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, इस बारे में प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट बात करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच टाइप ऑफ एडॉप्शन इज़ कैटेगराइज्ड बाय लीगल टर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स राइट। तो यहाँ पर ओपन एडॉप्शन, क्लोज एडॉप्शन, फोरकास्ट केयर एडॉप्शन
और स्टेप पेरेंट एडॉप्शन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सा एडॉप्शन है जो लीगली विशेषता बताता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स के राइट को ख़त्म करने की, टर्मिनेशन करने की। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हमारा फोस्टर केयर एडॉप्शन, जो कि एडॉप्ट करते हैं चाइल्ड्स को। फोस्टर केयर एडॉप्शन इन्वॉल्व द लीगल टर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स राइट, यानी कि मेरा बच्चा है, अब मेरे राइट कब क्लोज हो जाएंगे, जब उसको फोस्टर केयर एडॉप्शन में दे दिया जाएगा। एंड द प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद द एडॉप्शन पेरेंट, जो एडॉप्ट जिसने कर लिया है उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा वह राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द लीगल टर्म फॉर द एक्ट ऑफ लीगली एंडिंग ए मैरिज, यानी कि मैरिज ख़त्म किस तरीके से की जाती है। एनवलमेंट इसका मतलब होता है रद्द करना, सेपरेशन अलग करना, डिवोर्स एक लीगल टर्म है, एंड डिसोल्यूशन इसका मतलब भी ख़त्म करना होता है। लेकिन हमारे लॉ के अंदर डिवोर्स के द्वारा ही मैरिज को ख़त्म माना जाता है, उसको फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर लीगल टर्म है हमारी डिवोर्स। डिवोर्स इज ए लीगल प्रोसेस दैट एंड ए मैरिज वाइल एनवलमेंट डिक्लेयर द मैरिज वॉइड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली नॉट कंसिडर व्हेन कैलकुलेटिंग चाइल्ड सपोर्ट। जब चाइल्ड सपोर्ट को कैलकुलेट किया जाता है तो इन सभी में से क्या चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी। दोनों पेरेंट्स की इनकम, चाइल्ड के मेडिकल एक्सपेंसेस, पेरेंट्स की एज और यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर इनकम को ध्यान में रखा जाता है पेरेंट्स की, लेकिन पेरेंट्स की एज को क्यों ध्यान में रखेंगे जब चाइल्ड सपोर्ट की बात आ रही है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सी ऑप्शन। द एज ऑफ द पेरेंट डज नॉट टाइपिकली फैक्टर into child support calculation, income and the child need are preliminary consider। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, वो क्या कह रहा है कि what is the equitable distribution, equal division of a marital property, fair division based on various factor, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एसेट और डिवीज़न ऑफ डेप्ट ओनली। यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो फेयर डिवीज़न किया गया हो, केवल मैरिटल प्रॉपर्टी की बात भी नहीं की जा सकती, हर फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा और उसमें सही तरीके से डिवीज़न होना चाहिए। उसी को तो हम कहेंगे कि यह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द फेयर बट नॉट नेसेसरली इक्वल डिवीज़न ऑफ मैरिटल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ए डिवोर्स। केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है कि उसी में डिवीज़न इक्वल किया जाए, हर चीज़ में इक्वली डिवाइड किया जाए और उसको फेयर रखा जाए, सही रखा जाए, उसमें किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विच टाइप ऑफ कस्टडी ग्रांट वन पेरेंट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या जॉइंट कस्टडी आएगी, सोल कस्टडी आएगी, शेयर कस्टडी आएगी या फिर सुपरवाइज कस्टडी आएगी। एक पेरेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाइल्ड के लिए तो वो एकमात्र कस्टडी के अंदर कंसीडर किया जाता है, सोल कस्टडी उसको दी जाएगी। सोल कस्टडी ग्रांट ए पेरेंट फुल लीगल एंड फिजिकल कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि उसको एकमात्र कस्टडी देना, पूरे उसको फुल लीगल राइट देना, उसको फिजिकल कस्टडी देना, लीगल कस्टडी देना, उस बच्चे की कंसीडर की जाती है। व्हाट डज द एलिमनी मीन्स। एलिमनी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो एलिमनी का क्या मतलब है कि चाइल्ड कस्टडी अरेंजमेंट करना या फिर स्पाउसल सपोर्ट पेमेंट होना
या फिर प्रॉपर्टी डिवीज़न होना या फिर डेब्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो यानी कि एलिमनी एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करती है स्पाउस को, दूसरे स्पाउस को, यानी कि वाइफ ले रही है मेंटेनेंस, हस्बैंड ले रहा है मेंटेनेंस, वाइफ ले रही है एलिमनी, हस्बैंड ले रहा है एलिमनी, तो उसे फाइनेंशियली यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है, तो स्पाउस को ये जो है मिलता है, तो इसलिए स्पाउस सपोर्टिंग पेमेंट जो है एलिमनी होती है। एलिमनी रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय वन स्पाउस टू अनदर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिवोर्स। डिवोर्स होने के बाद ही तो लेंगे एलिमनी, पहले ही ले लेंगे तो पहले भी ले लो। अब बात कर लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इन मोस्ट ज्यूरिसडिक्शन व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ मैरिज विदाउट पेरेंट कंसेंट, कि बिना मैं अपनी माता पिता की सहमति लिए मेरे को शादी करनी है तो क्या मेरी लीगल एज होनी चाहिए, ये पूछा गया है। 16 साल, 18 साल, 21 साल और 25 साल। तो यहाँ पर 18 साल की मिनिमम एज आपकी जो है होनी चाहिए। अब ये अलग अलग है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, इसके बारे में आप जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएगा कि मेल के लिए क्या लीगल एज है, फीमेल के लिए क्या लीगल एज है। तो यहाँ पर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है द मिनिमम एज फॉर ए मैरिज विदाउट पेरेंट कंसेंट इज़ टाइपिकली 18 इन मैनी ज्यूरिसडिक्शंस। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड मैरिज। मैरिज लाइसेंस होना चाहिए, पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए, प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर वैलिड मैरिज किसे माना जाएगा, जिसके पास मैरिज का लाइसेंस है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए मैरिज लाइसेंस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट that allow a couple to marry and is usually required by the law, जिसकी लॉ के द्वारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि what is the preliminary legal distinction between biological and adoptive parents। क्या फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लीगल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशन बॉन्ड, एक ऑप्शन और है लेकिन इसका सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, पेरेंट स्टाइल्स। प्रिलिमिनरी डिस्टिंक्शन लाई इन द लीगल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू अडोप्शन फॉर एडोप्टिव पेरेंट्स। तो यहाँ पर लीगल जो राइट है, लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें फ़र्क यहाँ पर होता है। जो पेरेंट बायोलॉजिकल पेरेंट है और जो एडॉप्टिव पेरेंट है उन सभी में से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच लॉ गवर्न इंटरस्टेट चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट। अब यहाँ पर इंटरस्टेट चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट कहाँ पर जाएगा, यूनिफॉर्म इंटरस्टेट फैमिली सपोर्ट एक्ट के अंदर, यूनिफॉर्म चाइल्ड कस्टडी ज्यूरिसडिक्शन एंड एनफोर्समेंट एक्ट के अंदर, फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट के अंदर, या फिर चाइल्ड एब्यूज़ प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट एक्ट के अंदर। ये हमारा जाएगा यूनिफॉर्म चाइल्ड कस्टडी ज्यूरिसडिक्शन एंड एनफोर्समेंट एक्ट के अंदर, जो कि रिजोल्व करेगा किसके, इंटरस्टेट चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फैमिली लॉ व्हाट डज सेपरेशन मीन्स, फॉर्मल लीगल रेजोल्यूशन ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इनफॉर्मल लिविंग अपार्ट विदाउट लीगल एक्शन, या फिर टेम्पररी कस्टडी अरेंजमेंट, डिवीज़न ऑफ एसेट। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। आप सभी कैंडिडेट से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी तरफ से किसी भी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया जा रहा है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मेरे द्वारा की गई गलती का दूसरे किसी भी कैंडिडेट पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको पता है कि इसका ये आंसर है तो प्लीज़ उसे करेक्ट कीजिए। इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं उस कैंडिडेट को जो किसी चीज़ को गलत याद ना करे, और इससे मेरे को भी पता लगेगा आपने एफर्ट दिखाया है। अगर मेरे सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस है वो सही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जी सर ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट विद आंसर्स। चलते हैं। सेपरेशन टाइपिकली रेफर टू सिचुएशन वेयर स्पाउस लीव अपार्ट विदाउट लीगल डिसोल्यूशन द मैरिज। In family law, separation is when a couple stop living together in a marriage like relation, and separation can be a mutual agreement between the couples or it can be a legal process called the legal separation। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ एनलमेंट। एनलमेंट यानी कि उस चीज़ को ख़त्म कर देना। म्यूचुअल कंसेंट, फ्रॉड, इनफिडिलिटी या इनकैपेबिलिटी, इनकॉम्पेबिलिटी, कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका बी ऑप्शन, फ्रॉड के कारण हम उसको रद्द कर सकते हैं किसी भी रीज़न को। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको हम रद्द कर सकते हैं, एनवलमेंट हम उसे कहेंगे। द फ्रॉड इज़ ए वैलिड रीज़न फॉर एनलमेंट एज इट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ ए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन एक तरीके से लगा देता है अगर फ्रॉड की बात यहाँ पर निकल कर आती है। बात करते हैं कि इन मैनी जुरिडिक्शन व्हाट इज़ द एज ऑफ कंसेंट ऑफ ए मैरिज। तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन, इसकी एज कितनी है? 18 ईयर। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एज ऑफ ए बॉय हु आर एलिजिबल टू गेट मैरिज और फीमेल एज बोथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइपिकली ए पार्ट ऑफ ए डिवोर्स सेपरेशन। कि कौन सा नहीं है पार्ट, नॉट टाइपिकली ए पार्ट। डिवीज़न ऑफ ए एसेट, चाइल्ड कस्टडी अरेंजमेंट, क्रिमिनल केस, एलिमनीज अरेंजमेंट। यहाँ पर क्रिमिनल चार्ज जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आपने डिवोर्स सेटलमेंट तो कर लिया लेकिन उसमें क्या है, आपके जो एसेट हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि वो भी चेंज हो गए। जो एसेट है आपके वो भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो क्रिमिनल चार्ज है आप पे लगा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्रिमिनल चार्ज आर अनरिलेटेड टू ए डिवोर्स सेटलमेंट एंड पर्टेन टू क्रिमिनल लॉ। ये यहाँ पर बताया जो है गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ ए मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट। क्या यह एक फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है डिवोर्स का? दूसरा है ए एग्रीमेंट ऑन डिवीज़न ऑफ एसेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ए डॉक्यूमेंट फॉर ए चाइल्ड एडॉप्शन, ए रिकॉर्ड ऑफ ए मैरिज। तो जब बात करते हैं मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट की तो ये क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड करता है। जिस चीज़ पर पार्टीज़ जो हैं एग्री हुई हैं उसके बारे में। ए मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट outline the term of a divorce included asset division and support obligations। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन ए फैमिली लॉ व्हाट डज पर्टिनिटी रेफर्स टू। पर्टिनिटी रेफर्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल फादरहुड। सेकंड ऑप्शंस हैं
चाइल्ड कस्टडी डिटर्मिनेशन, थर्ड ऑप्शन है एडॉप्शन प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है स्पाउस सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पितृत्व से बात करता है, उससे संबंधित है। पैटर्निटी रेफर्स टू ए लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए मैन एज ए फादर ऑफ ए चाइल्ड। पैटर्निटी यानी कि वर्ड से ही पता चल रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड। क्या महत्व बनता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का। द प्रायोरिटाइज पेरेंटल प्रेफरेंस, इट गाइड डिसीजन इन कस्टडी एंड विजिटिंग केसेस, it apply only financial matters, it does determine spousal support amounts। तो जब बात की जाती है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर बात की जा रही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट गाइड द डिसीजन इन ए कस्टडी एंड विजिटेशन केसेस। क्या विजिटेशन रहेगा, कस्टडी के रिगार्डिंग क्या डिसीजन रहेगा, उस पर बात करता है। दिस स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन ए कस्टडी एंड विजिटेशन डिसीजन to ensure that outcome serve the child well being। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि which of the following can be a ground for termination parental right। कौन सा ऐसा यहाँ पर ग्राउंड है। abandonment यानी कि सव्य त्याग देना, फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी, मैरिटल स्टेटस चेंज, रीलोकेशन। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है अबेंडनमेंट, खुद ही त्याग देना, संन्यास ले लेना राइट को, तो ऐसे में ये ग्राउंड जो है बन जाता है कि टर्मिनेशन पेरेंटल राइट का। अबेंडनमेंट इज ए लेजिटिमेट ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग पेरेंटल राइट रिफ्लेक्टिंग ए फेलियर टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन डिवोर्स प्रोसीडिंग व्हाट इज मीन्स बाय द डिस्कवरी। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है, नई चीज़ों को खोजना। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एसेट, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है या एनीथिंग है जिसे हम एसेट माने, उसको डिवाइड करने का प्रोसेस, या फिर किसी इंफॉर्मेशन, किसी एविडेंस को इकट्ठा करने का प्रोसेस, या फिर फाइनेंशियल डिसीजन कोर्ट का, या फिर मीडिएशन सेशन। तो कौन सा इसका सही है, पढ़ने से पता चल रहा है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डिस्कवरी। यानी कि किसी भी नई चीज़ की खोज करना, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई एविडेंस है, उसको हम डिस्कवरी मानेंगे। कब, प्री ट्रायल प्रोसेस में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए चाइल्ड कस्टडी इवैल्यूएशन। पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सेकंड ऑप्शन है टू एसेस द पेरेंटिंग कैपेबिलिटी ऑफ ईच पेरेंट्स, थर्ड ऑप्शन है टू मीडिएट डिस्प्यूट, फोर्थ ऑप्शन है टू इस्टेब्लिश पैटर्निटी, यानी कि पितृत्व को इस्टेब्लिश करना, मीडिएशन को के डिस्प्यूट जो है, मध्यस्थता डिस्प्यूट जो है, या फिर सभी पेरेंट्स की पेरेंटल कैपेसिटी के जो एक्सेस है उसकी बात की जा रही है, या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को निर्धारित करना। जब कस्टडी की बात आती है तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। A child custody evaluate assesses the fitnesses of each parent and the best environment for the child। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सा क्वेश्चन है 29। क्या कह रहा है, विच डॉक्यूमेंट इज टाइपिकली फाइल टू इंटीमेट ए डिवोर्स। तो यहाँ पर पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी डिवोर्स की, उसी को हम कहेंगे कि यह जो है शुरुआती डिवोर्स के लिए फाइल की गई पेटिशन है। पेटिशन फॉर ए डिवोर्स इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल विद द कोर्ट टू इंटीमेट डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज लीगल सेपरेशन मीन्स। लीगल सेपरेशन मीन्स यानी कि कोर्ट तो अप्रूव करेगा
ए कोर्ट अप्रूव अरेंजमेंट वेयर स्पाउस लिविंग अपार्ट, यानी कि अलग रह रहे हैं, कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया है। लीगल सेपरेशन इज ए कोर्ट अप्रूव्ड एग्रीमेंट दैट अलाउ स्पाउस टू लिव अपार्ट वाइल रिमेनिंग लीगली मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर ए बेनिफिट ऑफ मीडिएशन इन ए फैमिली लॉ डिस्प्यूट। तो वहाँ पर इसका सही ऑप्शन है टू प्रमोट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि फैमिली लॉ डिस्प्यूट में जो मीडिएशन होता है, जो मध्यस्थता करवाता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वो उन दोनों के बीच में बातों को सहमत करवा के डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाए, कम्युनिकेशन करवाए, उसको प्रमोट करता है मीडिएटर। और यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है, दोनों की बातों को रखा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। मीडिएशन एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द पार्टी often leading to amicably resolve। एमिकवली यानी कि मित्रता पूर्वक किसी चीज़ को रिजॉल्व यहाँ पर कर देना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि मीडिएशन में सेटलमेंट हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कंकरेंट कस्टडी किसे कहते हैं? कंकरेंट कस्टडी मतलब होती है मिली हुई कस्टडी। मिली हुई का मतलब होता है दोनों पेरेंट्स के द्वारा मिलकर दी गई कस्टडी, जॉइंट लीगल कस्टडी को हम कंकरेंट कस्टडी जो है कहते हैं। कंकरेंट कस्टडी टाइपिकली रेफर टू जॉइंट लीगल कस्टडी व्हाइल बोथ पेरेंट्स शेयर डिसीजन एंड मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीवी। कौन सा एक्ट है? तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो डीवी एक्ट है वही प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस जो भी वुमेन के अगेंस्ट होता है। वायलेशन अगेंस्ट द वुमेन एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड सपोर्ट द विक्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन एग्रीमेंट। तो इसका कौन सा जो है एग्जाम्पल है? प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स है, या फिर एडॉप्शन एग्रीमेंट है, या फिर डिवोर्स सेटलमेंट है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी आर कॉल्ड नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन एग्रीमेंट। A non-marital cohabitation agreement outcome property is financial arrangement between the unmarried partners। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, Which of the following factor does not affect the spouse supporting determination। कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है कि नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती है किसको? स्पाउस को। किसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए मैरिज कितनी लंबी है ये करती है, स्पाउस की क्या एज है ये करती है, क्योंकि यहाँ पर स्पाउस की बात हो रही है। और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है स्पाउस का, कि while the number of children may influence child support, spousal support preliminary consider the marriage duration, age and financial status। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, which type of marriage is recognized when a couple live together for a certain period without a formal सेरेमनीज, यानी कि बिना रीति रिवाज के, बिना कस्टम के वो एक साथ रह रहे हैं। तो क्या इस तरीके की मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो कॉमन लॉ में ऐसा हो सकता है, सिविल लॉ में नहीं, कोहैबिटेशन नहीं, इनफॉर्मल मैरिज नहीं। तो कॉमन लॉ मैरिज इज रिकॉग्नाइज ए स्मॉल jurisdiction when a couple live together and present themselves as a marriage without a formal ceremonies। A common law marriage is a marriage that occurred when a couple agree to be married without a formal ceremony or religious services। It also known as non-commercial informal de facto marriage के रूप में भी माना जाता है। आपसे de facto मैरिज भी पूछ लिया जाएगा तब भी आपका जवाब यही होना चाहिए।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फैमिली लॉ व्हाट डज विजिटेशन रेफर टू। विजिटेशन यानी कि एक के पास कस्टडी है, एक के पास नहीं है, लेकिन वो भी बच्चे से मिल सकता है, उसी को हम कहते हैं विजिटेशन। द फैमिली सपोर्ट फॉर ए चिल्ड्रन, द राइट ऑफ नॉन कस्टडियल पेरेंट टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। थर्ड ऑप्शन है लीगल कस्टडी डिटर्मिनेशन, नो एसेट डिवीज़न। तो विजिटेशन रेफर टू अरेंजमेंट अलाउ ए नॉन कस्टडियल, जिसके पास कस्टडी नहीं है, पेरेंट टू स्पेंड टाइम, अपना समय वो बिता सकता है उस बच्चे के समक्ष कुछ समय के लिए। तो इतना कोर्ट कंसीडर करेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ए वैलिड रीजन फॉर ए कंटेस्ट डिवोर्स। म्यूचुअल एग्रीमेंट टू सेपरेशन, अडल्ट्रेशन, चेंजिंग ऑफ रेजिडेंस, डिज़ायर्स ऑफ प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट। तो अडल्ट्री जो कि एक ग्राउंड है डिवोर्स का, और जो कि कंट्रास्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग डिवोर्स के लिए कोर्ट में। अडल्ट्री इज़ ए वैलिड ग्राउंड फॉर ए कंट्रास्ट डिवोर्स ऑफन लीडिंग टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग एसेट डिवीज़न एंड सपोर्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए कस्टडी मॉडिफिकेशन। यानी कि कस्टडी में कुछ चेंज करना, कुछ परिस्थितियों को चेंज करना, उसी को तो कहेंगे कस्टडी मॉडिफिकेशन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू एडजस्ट कस्टडी अरेंजमेंट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। कस्टडी मॉडिफिकेशन आर मेड टू एडजस्ट अरेंजमेंट व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज सिग्निफिकेंटली सच एज ए parental relocation, change in circumstance affected the child welfare। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does is typically used to outcome child custody and visitation agreement। तो पेरेंटल प्लान, पेरेंटिंग प्लान, मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट, एडॉप्शन डिग्री और डिवोर्स डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए पेरेंटिंग प्लान, आउटकम, कस्टडी एंड विजिटिंग अरेंजमेंट डीलिंग हाउ पेरेंट विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। किस तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिलिमिनरी कंसर्न ऑफ ए फैमिली कोर्ट सिस्टम। सिविल केस, क्रिमिनल केस, फैमिली रिलेटेड इशू, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। क्योंकि फैमिली कोर्ट्स की बात आ रही है तो यहाँ पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज इसका करेक्ट आंसर होगा। फैमिली कोर्ट फोकस ऑन ए फैमिली रिलेटेड इश्यूज इंक्लूडेड डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी एंड अडॉप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द लीगल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ए लीगली डिसोल्यूशन ए मैरिज। तो एनुअलिटी, डिवोर्स, लीगल सेपरेशन, मीडिएशन। तो लीगल मैरिज को डिसॉल्व करना, मैरिज को ख़त्म करना, इसकी एक पूरी अच्छी लीगल टर्म क्या है, डिवोर्स है। तो डिवोर्स इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग चाइल्ड कस्टडी। क्या चीज़ें कंसिडर करेगी कोर्ट जब बच्चे की कस्टडी दी जाती है। पेरेंटल इनकम लेवल की, माता पिता की इनकम का क्या लेवल है, कितनी उनकी इनकम है। चाइल्ड की क्या एज है, चाइल्ड को क्या प्रेफरेंस दी जाए। थर्ड ऑप्शन है पेरेंट वर्किंग शेड्यूल, कि जो माता पिता है वो क्या काम करते हैं, किस समय पर काम करने जाते हैं, बच्चे को उस समय कौन देखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शेयर पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है। यानी कि दोनों पेरेंट अपने बच्चे की लाइफ में इक्वली इन्वॉल्वमेंट करें, उसी को हम कहते हैं शेयर पेरेंटिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच लीगल डॉक्यूमेंट आउटकम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए डिवोर्स। यानी कि डिवोर्स में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी लीगल टर्म हमारी आती है। चाइल्ड सपोर्ट एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। डिवोर्स
डिग्री नहीं, मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं, और या फिर चाइल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आएगा मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है प्रॉपर्टी के संबंध में, ना कि चाइल्ड के संबंध में। तो इसका पहला ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जिसमें कि हर चीज़ें निर्धारित की जाती है कि किसको कितनी एलिमनी दी जाएगी, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन फैमिली लॉ व्हाट डज डोमेस्टिक वायलेंस एनकम्पास। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या आएगा? केवल फिजिकल अब्यूज़ आएगा? नहीं। इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज़ आएगा? या फिर कोई भी पैटर्न एब्यूज़ बिहेवियर का जो रिलेशनशिप में है? हाँ, इस चीज़ को क्योंकि इसने ब्रॉडली कर दिया है, तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक वायलेंस एनकम्पास्ड ए वाइड रेंज ऑफ एब्यूजिंग बिहेवियर इंक्लूडेड फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली अब्यूज़, हर चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट एनरोलमेंट? इट वॉइड द मैरिज फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये मैरिज को स्टार्टिंग से ही ख़त्म करके चलता है या शून्य माना जाता है? इट ओनली अप्लाई टू द कपल विद ए चिल्ड्रन, जिसका बच्चा है, जिस पेरेंट्स के, उसी पर अप्लाई होता है। इट इज़ द सेम एज ए डिवोर्स, ये डिवोर्स की तरह ही है। इट रिक्वायर्ड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, यह म्यूचुअल यानी सहमति से किया गया एग्रीमेंट की बात करता है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड इवेल्युएट? पेरेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन, चिल्ड्रन एजुकेशन नीड, चाइल्ड्स इमोशन एंड फिजिकल वेलबींग, और फोर्थ ऑप्शन है पेरेंट जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि बात हो रही है बच्चे की, तो चाइल्ड का वेलबींग जहाँ पर होगा उसी को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट लीगल डॉक्यूमेंट इज़ असेंशियल फॉर एडॉप्शन ए चाइल्ड? एडॉप्शन डिग्री, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, ताकि मुझको और अच्छे से डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, सपोर्ट मेरे को आपका मिले ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए फैमिली लॉ अटॉर्नी? क्या होता है? टू रिप्रेजेंट क्लाइंट इन ए क्रिमिनल केस। अटॉर्नी करता तो है क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट क्लाइंट को। सेकंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंट इन ए फैमिली रिलेटेड इशू, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है फैमिली लॉ की। तो फैमिली लॉ में वो रिप्रेजेंट करेगा, लीगल एडवाइस देगा, उसी के प्रमोशन की बात जो है की गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइस, आज हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई, 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आप इससे इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए।